हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस फैब्रिक स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस सब्जेक्ट के बारे में, जिसके अंदर एक चैप्टर है वेल्ट एंड पीक्यूज़। आज के वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, जो कि फैब्रिक एनालिसिस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है, वेल्ट एंड पीक्यूज़। इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल 20 क्वेश्चन इस चैप्टर के किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बेडफोर्ड कोड वीव के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में जितने भी चैप्टर्स हैं उन पे सभी पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करके कंप्लीट करूं। और जो मेरे दूसरे व्यूअर्स मुझे अदर सब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट पे भी मैं MCQ जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। इसलिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेल्ट एंड PQ स्ट्रक्चर की। वेल्ट एंड PQ स्ट्रक्चर की वीव कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, कैसे उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है, ड्राफ्टिंग प्लान कैसे बनता है, उस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, जिसे आप आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे वेल्ट एंड PQ वीव्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेल्ट एंड PQs आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिज and series of ribs, welt or cords with a plain calico weave, welt extending across the width of the fabric, and D ऑप्शन है all of the above। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेल्ट एंड PQs को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, कैसे किन चीज़ों को देखकर हम बोल सकते हैं कि ये वेल्ट एंड PQ वीव है। तो जैसा कि हम साइड में जो डायग्राम है उसके अंदर देख सकते हैं, रिजिज एंड सीरीज ऑफ रिब्स। रिजिज हम बोल रहे हैं ये जो कोड्स बन रही हैं इसके अंदर हमें सिर्फ ये 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं, बाकी प्लेन वीव है। प्लेन वीव जब हमारा ये फैब्रिक कंप्लीट हो जाता है तो प्लेन वीव इन स्टिचिंग एंड्स के द्वारा कवर कर ली जाती है। प्लेन वीव हमें दिखाई नहीं देती, हमें सिर्फ ये स्टिचिंग एंड्स दिखाई देते हैं। और इन स्टिचिंग एंड्स के इस तरह से, ये जैसे स्टिचिंग एंड्स हैं, इन स्टिचिंग एंड्स की एक सीरीज़ बनती है, जिसकी वजह से हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिब या रिजेस दिखाई देती हैं। वेल्ट और कोड्स विद प्लेन कैलिको वीव, प्लेन वीव दिखाई देती है हमें। फेस एंड्स में प्लेन वीव यूज़ करते हैं हम वेल्ट एंड PQ में, तो प्लेन वीव भी इसकी पहचान है। वेल्ट्स एक्सटेंडिंग अक्रॉस द विड्थ ऑफ द फैब्रिक, जो हमारी वेल्ट्स इसमें प्रोड्यूस होती हैं वो हमें वेफ्ट डायरेक्शन में एक्सटेंडेड दिखाई देती हैं। वेफ्ट डायरेक्शन में एक्सटेंडेड दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से हमारा ये वेल्ट एंड PQ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। जब हम इसका रिपीट कई बार बनाएंगे तो ये प्लेन वीव जो है वो कवर हो जाती है स्टिचिंग एंड्स की वजह से, और हमें वेफ्ट डायरेक्शन में वेल्ट्स एक्सटेंडेड दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीनों रीजंस इसमें बताए हैं ये कैरेक्टराइज करते हैं वेल्ट एंड PQ वीव को। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन वेल्ट एंड PQ स्ट्रक्चर द कोड आर एक्सटेंडेड इन वेफ्ट डायरेक्शन, एक्सटेंडेड इन वार्प डायरेक्शन, एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, नन ऑफ द अबव। जो कोड्स बनती हैं वेल्ट एंड PQ में वो किस डायरेक्शन में एक्सटेंडेड होती हैं? तो जैसा हमने डिस्कस किया, विड्थ वाइज डायरेक्शन में जो हमारी कोड्स हैं या रिब हैं वो वेफ्ट डायरेक्शन में एक्सटेंडेड होते हैं, वार्प डायरेक्शन में नहीं होती। दोनों डायरेक्शन में नहीं बोल सकते हम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A, एक्सटेंडेड इन वेफ्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए PQ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ए ट्विल फेस फैब्रिक, ए साटीन फेस फैब्रिक, प्लेन फेस फैब्रिक। PQ स्ट्रक्चर में इनमें से फेस फैब्रिक के अंदर कौन सा डिज़ाइन होता है, ट्विल, साटीन या प्लेन? तो हमने पहले भी देखा है और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो फेस के लिए हम वीव सेलेक्ट करते हैं, जैसे इसमें आप FS, FF, SF
F फॉर फेस एंड्स, S फॉर स्टिचिंग एंड्स। तो हम वेल्ट एंड PQ स्ट्रक्चर के अंदर फेस के लिए हमेशा प्लेन वीव सेलेक्ट करते हैं। तो जो PQ स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट ऑफ ए प्लेन फेस फैब्रिक। जो फेस फैब्रिक है उसमें हमेशा प्लेन वीव दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 4, ए PQ स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ, PQ स्ट्रक्चर बना होता है, कंपोज्ड यानी बना होता है किससे? 1 सीरीज ऑफ वार्प, 1 सीरीज ऑफ वेफ्ट, 1 सीरीज ऑफ वार्प एंड 1 सीरीज ऑफ स्टिचिंग वार्प थ्रेड्स, 2 सीरीज ऑफ वार्प, 2 सीरीज ऑफ वेफ्ट, 1 सीरीज ऑफ वार्प, 1 सीरीज ऑफ वेफ्ट, 1 सीरीज ऑफ स्टिचिंग वार्प थ्रेड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि हमें किसी भी वेल्ट एंड PQ स्ट्रक्चर को या PQ स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक सीरीज़ वार्प की चाहिए, एक सीरीज़ वेफ्ट की चाहिए और एक सीरीज़ हमें स्टिचिंग वार्प थ्रेड की चाहिए। अगर हमारे पास ये तीनों एंड्स होते हैं तभी हम वेल्ट एंड PQ स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर है 1 सीरीज ऑफ वार्प, 1 सीरीज ऑफ वेफ्ट एंड 1 सीरीज ऑफ स्टिचिंग वार्प थ्रेड्स। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं स्टिचिंग एंड्स, प्लेन एंड्स और वेफ्ट जो हमारा विड्थ वाइज डायरेक्शन में इंसर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ PQ स्ट्रक्चर स्टिचिंग एंड्स आर प्लेस्ड ऑन ए। PQ स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे स्टिचिंग एंड्स हैं उनको हम कहाँ पर रखते हैं? वीवर्स बीम विच इज़ हैवीली वेटेड, सेपरेट बीम विच इज़ हैवीली वेटेड, सेपरेट बीम विच इज़ लाइटली वेटेड, सेपरेट बीम विच इज़ मीडियम वेटेड। यहाँ पर हैवीली वेटेड का मतलब है जिसके ऊपर हैवी वेट हमने अप्लाई किया हुआ है। तो क्या वीवर्स बीम के ऊपर रखते हैं? तो ये रॉन्ग आंसर है। सेपरेट बीम लाइट वेट यूज़ करते हैं, ये भी रॉन्ग आंसर है। सेपरेट बीम मीडियम वेट यूज़ करते हैं, ये भी रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेपरेट बीम हैवीली वेटेड। हम स्टिचिंग एंड्स के लिए अलग से सेपरेट बीम यूज़ करते हैं और उसके ऊपर वेट ज़्यादा रखते हैं। क्यों रखते हैं उसका आंसर हमें मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो PQ स्ट्रक्चर के अंदर हम हैवीली वेटेड सेपरेट बीम का यूज़ करते हैं स्टिचिंग एंड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टिचिंग एंड्स आर प्लेस्ड ऑन ए सेपरेट बीम विच इज़ हैवीली वेटेड। हम स्टिचिंग एंड्स को सेपरेट बीम पे रखते हैं जो कि हैवीली वेटेड होती है। क्यों? ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड ग्रेटर टेंशन टू ग्राउंड वार्प, वार्प यान को ग्रेटर टेंशन प्रोवाइड करने के लिए। बी ऑप्शन है प्रोवाइड ग्रेटर टेंशन टू द स्टिचिंग वेफ्ट, स्टिचिंग वेफ्ट को टेंशन प्रोवाइड करने के लिए। ग्रेटर टेंशन टू स्टिचिंग वार्प, टू प्रोवाइड ग्रेटर टेंशन टू ग्राउंड वेफ्ट। अब सबसे पहला ऑप्शन है ग्राउंड वार्प को टेंशन देने के लिए, तो ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि ग्राउंड वार्प हमेशा हम स्टिचिंग एंड से कम टेंशन पे रखते हैं। सेकंड ऑप्शन है स्टिचिंग वेफ्ट को, स्टिचिंग वेफ्ट हम यूज़ ही नहीं करते वेल्ट एंड PQ स्ट्रक्चर में, हम सिर्फ स्टिचिंग वार्प यूज़ करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है टू प्रोवाइड ग्रेटर टेंशन टू द स्टिचिंग वार्प, स्टिचिंग वार्प हम यूज़ करते हैं और ऊपर हमने देखा कि हम स्टिचिंग एंड्स को अलग बीम पे प्लेस करते हैं। तो रीज़न क्या है हैवीली वेटेड का? ग्रेटर टेंशन प्रोवाइड करने के लिए हम ज़्यादा टेंशन प्रोवाइड करते हैं, हाई टेंशन प्रोवाइड करते हैं स्टिचिंग वार्प को, ताकि उनकी जो अपीयरेंस है वो अच्छे से स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे। फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, ग्राउंड वेफ्ट को हम ग्रेटर टेंशन में नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द लूम फॉर मैन्युफैक्चरिंग PQ फैब्रिक इज़, जो लूम हम PQ फैब्रिक के लिए यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन है टैपेट लूम विद 2 वार्प बीम, क्या हम टैपेट लूम यूज़ कर सकते हैं? सेकंड ऑप्शन है जैकार्ड लूम विद 2 वार्प बीम, थर्ड ऑप्शन है डोबी लूम विद 2 वार्प बीम एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोजेक्टाइल लूम विद 2 वार्प बीम। तो वन बाय वन हम सभी ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। टैपेट लूम, टैपेट के अंदर हम जानते हैं कि लिमिटेशन होती है नंबर ऑफ हील्ड शाफ्ट की, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके अंदर हम सिर्फ 6 से 8 हील्ड शाफ्ट को ही यूज़ कर सकते हैं, जबकि वेल्ट एंड PQ में हमें ज़्यादा नंबर ऑफ हील्ड शाफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड ऑप्शन है जैकार्ड लूम, जैकार्ड लूम में हम बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर हमारा बेल्ट एंड पीक्यू इतना हैवी डिज़ाइन नहीं है कि हमें जैकार्ड लूम यूज़ करनी पड़े। प्रोजेक्टाइल लूम एक शटललेस लूम है। प्रोजेक्टाइल को भी हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है जो बेल्ट एंड पीक्यू स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है डोबी लूम, क्योंकि डोबी के अंदर हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन, लेस कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस को जो टैपेट में नहीं बन सकते उनको हम डोबी लूम के अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और सभी में हम बेल्ट एंड पीक्यू में हमें 2 वार बीम रखनी पड़ती हैं, एक ग्राउंड यान के लिए ग्राउंड वार बीम और स्टिचिंग वार के लिए दूसरी बीम स्टिचिंग वार बीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, इन पीक्यू स्ट्रक्चर फेस वार्प आर केप्ट। पीक्यू स्ट्रक्चर के अंदर फेस वार्प को हम रखते हैं अंडर हैवी टेंशन, अंडर लाइट टेंशन, अंडर नॉर्मल टेंशन, नन ऑफ द अबव। हम पीक्यू स्ट्रक्चर के अंदर फेस वार्प को हैवी टेंशन में नहीं रखते हैं, लाइट टेंशन में भी नहीं रखते हैं, नॉर्मल टेंशन में रखते हैं, क्योंकि हम स्टिचिंग वार्प जो हैं हमारे उनको हाई टेंशन में रखते हैं, इसलिए फेस वार्प को नॉर्मल टेंशन में रखना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द फेस वार्प आर केप्ट अंडर नॉर्मल टेंशन। Question number 9. In a PQ structure, stitching warp are kept under light tension, under normal tension, under heavier tension, none of the above. पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि फेस वार्प को हम किस टेंशन में रखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्टिचिंग वार्प को आप कितनी टेंशन में रखते हो, लाइट टेंशन रखते हो, नॉर्मल रखते हो, हैवी रखते हो, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर हम हैवीली वेटेड बीम का यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड ग्रेटर टेंशन टू द स्टिचिंग वार्प। तो इसलिए हम इसका आंसर है अंडर हैवियर टेंशन। स्टिचिंग वार्प को हम हैवी टेंशन में रखते हैं ताकि जो हमारा पर्पज़ है बेल्ट एंड पीक्यू स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन का उसको हम फुलफिल कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर बेल्ट एंड पीक्यू स्ट्रक्चर लूम रिक्वायर। बेल्ट एंड पीक्यू स्ट्रक्चर के लिए जो लूम चाहिए उसके अंदर कौन सा बीटअप मैकेनिज़्म हम यूज़ करते हैं, लूज रीड, फास्ट रीड, लूज रीड या फास्ट रीड, नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर हम लूज रीड यूज़ नहीं करते, फास्ट रीड बीटअप मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी रिक्वायरमेंट फास्ट रीड बीटअप के लिए ही होती है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पीक्यू स्ट्रक्चर लूम मस्ट हैव। पीक्यू स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लूम के अंदर क्या होना चाहिए, ड्रॉप बॉक्स मोशन। ड्रॉप बॉक्स मोशन क्या होते हैं, जिसकी हेल्प से हम एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स को वेफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ कलर्स को इंसर्ट करने के लिए लूम के अंदर। सिंगल शटल लूम के अंदर हमारी लिमिटेशन होती है नंबर ऑफ़ कलर्स की, बट ड्रॉप बॉक्स मोशन का यूज़ करके हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ कलर यूज़ कर सकते हैं। तो पीक्यू स्ट्रक्चर में हमें ज़रूरी है कम से कम इस टाइप का ड्रॉप बॉक्स रखना। तो कौन से टाइप का ड्रॉप बॉक्स, 3x3, 2x2, 2x1, 2x2, या ऑप्शन सी 4x1, 4x4, या ऑप्शन डी 4x1, 3x1। तो हम पीक्यू स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो ड्रॉप बॉक्सेस यूज़ करते हैं वो या तो 2x1 या 2x2। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 2x1 में क्या होता है, एक साइड में 2 बॉक्सेस होंगे और दूसरी साइड में एक बॉक्स होगा, तो हम 2 कलर्स यूज़ कर सकते हैं पेयर ऑफ पिक्स में। 2x2 के अंदर हम सिंगल पिक को इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ 2-2 शटल बॉक्स होते हैं, तो वहाँ पर हमें पेयर ऑफ पिक्स डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल पिक इंसर्ट करके भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी पीक्यू स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लूम यूज़ करते हैं उसके अंदर 2x1 या 2x2 बॉक्स मोशन होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, PQ फैब्रिक्स आर मेनली मैन्युफैक्चर्ड इंटायरली ऑफ। PQ फैब्रिक्स को कंप्लीटली किस टाइप का यान यूज़ करके बनाया जाता है। इंटायरली मतलब पूरी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग होती है PQ फैब्रिक की वो किस टाइप के यान या फाइबर को यूज़ करके की जाती है। ऑप्शन ए वूल, ऑप्शन बी विस्कोस, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी लिनन। तो वूल, विस्कोस और लिनन को हम यूज़ नहीं करते PQ फैब्रिक में, क्योंकि PQ फैब्रिक का यूज़ हम ड्रेस मटेरियल्स और अदर पर्पसेस के लिए करते हैं जहाँ पर कॉटन मोस्ट सूटेबल होता है। इसलिए
जितने भी PQ फैब्रिक हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम पूरी तरह से कॉटन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। PQ फैब्रिक्स आर मेनली मैन्युफैक्चर्ड। जो हम PQ फैब्रिक बनाते हैं वो किस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग उनकी की जाती है? डाइड स्टेट में, क्या हम डाई करने के बाद या डाइड यार्न को यूज़ करके उसे फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट करते हैं? ब्लीच्ड स्टेट में, ग्रे स्टेट में, नन ऑफ द अबव। ब्लीच स्टेट में हम नहीं कर सकते क्योंकि ब्लीचिंग हम फैब्रिक कंस्ट्रक्ट करने के बाद करते हैं। डाइड स्टेट में हम बोल सकते हैं कि अगर यार्न डाइड यूज़ करते हैं तो जो फैब्रिक होता है वो ऑलरेडी डाइड यार्न से बना होता है, तो उसको डाइड स्टेट बोल सकते हैं। ग्रे स्टेट का मतलब है कि जो हमारा नेचुरल यार्न है, जो नेचुरल कलर है यार्न का, जो स्पिनिंग से यार्न बन के आया है, हमने उसे कोई डाई नहीं किया है, उससे जब हमने फैब्रिक प्रोड्यूस किया तो उसे ग्रे स्टेट बोलते हैं। तो PQ फैब्रिक्स को ग्रे स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद उसकी ब्लीचिंग की जाती है, उसकी जो नेचुरल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए और उसको एक्स्ट्रा वाइटनेस देने के लिए। तो इसका सही आंसर है PQ फैब्रिक आर मेनली मैन्युफैक्चर्ड इन ग्रे स्टेट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। द स्टैंडर्ड एंड्स पर इंच इन ए PQ फैब्रिक रेंजेस फ्रॉम। जो EPI स्टैंडर्ड रहता है PQ फैब्रिक में उसकी रेंज क्या होती है? 20 to 80, 62 to 82, 92 to 132, 132 to 142। तो उसकी रेंज रहती है ऑप्शन सी 92 से 132। इस रेंज के अंदर हम EPI रखते हैं हमारे जो स्टैंडर्ड PQ फैब्रिक हैं उनके अंदर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द स्टैंडर्ड पिक्स पर इंच इन ए PQ फैब्रिक रेंजेस फ्रॉम। जो पिक्स पर इंच है उसकी रेंज 10 to 40, 52 to 82, 62 to 72, 96 to 52। पिक्स पर इंच हम इसके अंदर 96 से 152 की रेंज में यूज़ करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड PQ फैब्रिक के लिए। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड्स हैं, इसके अंदर हम कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकते क्योंकि स्टैंडर्ड्स जो एक बार बन जाते हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है नहीं जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकूं कि पिक्स पर इंच 96 ही क्यों रखते हैं या एंड्स पर इंच 92 रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव पिक्स दैट आर अनस्टिच्ड शुड नॉट एक्सीड। नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव पिक्स का मतलब है जो हम पिक्स हमारे बेल्ट एंड PQ स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो कितनी एक साथ हम लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार कितनी पिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं जो कि अनस्टिच्ड रहती हैं, स्टिचिंग एंड के साथ, जिनकी स्टिच वीविंग नहीं होती। स्टिच एंड के साथ हम उन पिक्स को वीव नहीं करते, उसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव पिक्स। इसको देखने के लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो पिक्स हैं स्टिचिंग एंड्स, यहाँ पर ये जो हमारा स्टिचिंग एंड है ये लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिक्स तक लगातार अनस्टिच है। ये जो 10 पिक्स हैं इनकी स्टिचिंग एंड के साथ कोई स्टिचिंग नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है। यहाँ पर जाकर स्टिचिंग एंड इन दोनों पिक्स के साथ बाइंडिंग कर रहा है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 पिक्स के लिए कोई बाइंडिंग पॉइंट नहीं है, उसके बाद यहाँ पर हमने बाइंडिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो जो हमारे स्टिचिंग एंड हैं वो कितनी लगातार पिक्स, ये कंसेक्यूटिव पिक्स हैं, ये 10 पिक्स हैं कंसेक्यूटिव, यहाँ पर हमने कोई बाइंडिंग पॉइंट नहीं दिया है इनके अंदर। तो हमारा क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मैनी नंबर ऑफ पिक्स, कंसेक्यूटिव पिक्स दैट आर अनस्टिच्ड, किससे कितने नंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो उसका आंसर है 12। ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। तो 12 पिक्स से ज़्यादा हमारे अनस्टिच्ड नहीं होनी चाहिए पिक्स इन ए बेल्ट एंड PQ स्ट्रक्चर। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो फैब्रिक की स्ट्रेंथ है वो ख़राब हो जाएगी। अगर हम लगातार नंबर ऑफ पिक्स को अनस्टिच रखेंगे, स्टिचिंग एंड के साथ हम उसकी बाइंडिंग नहीं करेंगे तो वो फैब्रिक बहुत ज़्यादा पुअर स्ट्रेंथ वाला बनेगा जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17। इन वेल्ट स्ट्रक्चर वेडिंग थ्रेड्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन। वेल्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम वेडिंग थ्रेड्स को किस डायरेक्शन में इंसर्ट कर सकते हैं? वार्प डायरेक्शन में, वेफ्ट डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में? नन ऑफ द अबव। तो वार्प डायरेक्शन में हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा स्टिचिंग वार्प यार्न ले रखा है।
अब एक और वेडिंग वार्प अगर हम यूज़ करते हैं तो स्ट्रक्चर को बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम वेडिंग थ्रेड्स को वार्प डायरेक्शन में यूज़ नहीं करते। वेफ्ट डायरेक्शन में हम इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मैकेनिज़्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम वेफ्ट डायरेक्शन में उसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेडिंग थ्रेड्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन वेफ्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑब्जेक्ट ऑफ यूजिंग द वेडिंग थ्रेड्स इज़ टू इन्हांस द प्रोमिनेंस ऑफ। हम वेडिंग थ्रेड्स को क्यों यूज़ करते हैं, किस चीज़ को बढ़ाने, इन्हांस मतलब बढ़ाना, किस चीज़ की प्रोमिनेंस, प्रेजेंट, प्रोमिनेंस का मतलब प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए हम वेडिंग थ्रेड्स का यूज़ करते हैं। वेडिंग थ्रेड्स बेसिकली हम फैब्रिक की थिकनेस बढ़ाने के लिए, उसका वेट इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा ये जो वेल्ट एंड पीक्यू स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम कोड्स का यूज़ करते हैं। उन कोड्स की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए हम वेडिंग थ्रेड्स का यूज़ करते हैं। तो वर्टिकल कोड्स, सेंट्रल कोड्स, हॉरिजॉन्टल कोड्स, इनमें से हमारा राइट आंसर है हॉरिजॉन्टल कोड, क्योंकि वेल्ट एंड पीक्यू स्ट्रक्चर में वर्टिकल कोड्स नहीं बनती, सेंट्रल कोड्स नहीं बनती, केवल हॉरिजॉन्टल कोड्स बनती है। और उसी की प्रोमिनेंस, उसी की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए हम इन वेडिंग थ्रेड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। इन ए वेडिड वेल्ट स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 19, इन ए वेडिड वेल्ट स्ट्रक्चर वेडिंग वेफ्ट इज डैश देन द ग्राउंड वेफ्ट। अगर हम कोई वेडिड वेल्ट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो हमारा वेडिंग वेफ्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं वो ग्राउंड वेफ्ट से फाइनर होगा, कोर्सर होगा, मीडियम होगा या नन ऑफ द अबव होगा। तो जो हम वेडिंग वेफ्ट यूज़ करते हैं वो फाइनर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फाइनर होगा तो उसका वेट कम होगा, जिससे हम जो पर्पज़ है एक्स्ट्रा वेट डालने का या प्रेजेंस को बढ़ाने का वो हमारा फुलफिल नहीं होगा। इसलिए वेडिंग वेफ्ट फाइनर नहीं हो सकता, मीडियम नहीं हो सकता। कोर्सर लेते हैं हम वेडिंग वेफ्ट ताकि हम ज़्यादा वेट फैब्रिक का इंक्रीज़ कर सकें और जो हमारी हॉरिजॉन्टल कोड्स हैं उनको, उनकी प्रेजेंस को हम बढ़ा सकें। तो हमारा जो वेडिंग वेफ्ट है वो कोर्सर होगा ग्राउंड वेफ्ट से वेडिड वेल्ट स्ट्रक्चर के अंदर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द वेडिंग वेफ्ट इज़ इंसर्टेड एज। जो हम वेडिंग वेफ्ट इंसर्ट करते हैं वो सिंगल पिक में, ग्रुप ऑफ पिक्स में, पेयर ऑफ पिक्स में या नन ऑफ द अबव। तो सिंगल पिक में हम इंसर्ट नहीं करते क्योंकि उससे भी हम प्रोमिनेंस या वेट को बढ़ा नहीं सकते। ग्रुप ऑफ पिक में भी हम इंसर्ट नहीं करते। हम पेयर में इंसर्ट करते हैं वेडिंग वेफ्ट को, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारा वेडिंग थ्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू डब्ल्यू जो है ये वेडिंग थ्रेड्स हैं और बीच में यहाँ पर जो ग्रीन कलर के दो पिक दिखाई दे रहे हैं। तो हम ऑलवेज जब भी वेडिंग वेल्ट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं तो हम पेयर ऑफ पिक्स में वेफ्ट को, वेडिंग वेफ्ट को इंसर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है पेयर ऑफ पिक्स। तो ये कुछ क्वेश्चन थे वेल्ट एंड पीक्यू स्ट्रक्चर के जो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org, इंस्टाग्राम पेज है textilehelp_official। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं वेल्ट एंड पीक्यू स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन मेथड उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट का नाम है textilehelp.org। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।